क्लास 12 जीव विज्ञान का नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, सरकार द्वारा जारी किया गया है और इसमें से कई क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? नर जनन अंग कहा गया है, तो नर जनन अंग देखिए यहां पर एक पुष्प हम बना लेते हैं। ये पुष्प का गानेशियम वाला भाग हो जाएगा, ये पुष्प के दलपुंज हो जाएंगे, बाह्य दलपुंज है, यहाँ पर एंड्रोशियम यानी कि पुमंग हो जाएंगे। तो देखिए जो पुष्प होता है, पुष्प में नर जनन अंग जो पुमंग होते हैं, ये नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक को पुंकेसर कहा जाता है, ये नर जनन अंग होता है, जबकि जो मादा जनन अंग होता है ये ज्यायांग होता है, जिसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। अब इसमें कहा गया है कि पुष्प में कौन सा नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें आंसर सही होगा पहला, पुमंग करता है। फिर दूसरा है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मानव है अथवा मनुष्य है, इसमें संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसमें आंसर सही होगा चौथा, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, क्योंकि जो माँ होती है या माता होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पिता होता है उसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से जो पिता है ये X गुणसूत्र बड़ा और Y गुणसूत्र छोटा होता है। ये जो छोटा वाला गुणसूत्र होता है यही लिंग, संतान का लिंग क्या होगा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये पुत्र जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से इसमें आंसर हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में भी नहीं। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा, पहला और दूसरा दोनों में। पहले का चौथा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल को हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आंसर सही होगा तीसरा, पश्चिमी घाट को तप्त स्थल कहा जाता है या जैव विविधता का तप्त स्थल होता है या हॉट स्पॉट होता है। आपको बता दें कि भारत में ये दो मुख्य हॉट स्पॉट हैं, कौन कौन से? एक तो पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट और दूसरा होता है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। ये दो भारत में है। अब देखिए इसमें पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट इसमें ऑप्शन ही नहीं था, पश्चिमी घाट ये था, इसलिए यही सही हो जाएगा। जो दूसरा नंबर होता है ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का होता है। इसमें है पहला, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या को देख लेते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वास्तव में ये लिंग गुणसूत्रीय विकार होता है और इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब 47 कैसे होते हैं? तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है, यानी एक लिंग गुणसूत्र और बढ़ जाता है, इसलिए 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 44 प्लस एक्स वाई इसका हो जाएगा। अगर टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो ये भी लिंग गुणसूत्रीय विकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, जिसकी वजह से अब सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं लेकिन एक कम हो गया तो इसमें 45 हो जाते हैं। 44 प्लस एक्स यानी कि 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जर्म जो कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से केवल 2 कोशिकाएं ही बनती हैं। ये आपको बात मैंने बताया था जब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को समझा रहे थे। फिर अगला है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? जो परागकण मात्र कोशिका होती है, परागकण मात्र कोशिका जो होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है या 2n होती है या 2x होती है, कह लीजिए। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होगी। अगर केवल परागकण में कहता तो अगुणित हो जाती, लेकिन परागकण मात्र कोशिका में कहा गया है, इसलिए द्विगुणित होगी। फिर अगला है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। ऐसे एंजाइम का नाम क्या होगा? तो ऐसे एंजाइम का नाम विदलन एंजाइम होता है, विदलन एंजाइम होता है या एक्सोन्यूक्लियेज होता है, एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज होता है या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी हम कह सकते हैं। फिर अगला है, समिष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? आपको बता दें जो पादप होते हैं, पादप प्रजातियों की संख्या, पादप प्रजातियों की संख्या अधिक तथा शाकाहारी जीवों की संख्या कम होती है। इसमें इस प्रकार का पिरामिड होता है, पादप प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और शाकाहारी जीवों की संख्या कम होती है। कहने का मतलब यह है कि जीवधारियों की संख्या अधिक होती है और दूसरे और तीसरे स्तरों की जो संख्या होती है वो घटती जाती है और ये सीधे होते हैं। फिर अगला है लघु उत्तरी प्रश्न। जो तीसरा है, यहां से लघु उत्तरी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें 2-2 नंबर का है ये, और इसमें पहला है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में नर समयुग्मकी होता है, जो नर है ये समयुग्मकी होता है, यानी कि इसमें जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जो मादा होती है, मादा विषम युग्मकी होती है, विषम युग्मकी, यानी इसमें WZ प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप कहा गया लिंग निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए, यहां पर हम लिख लेते हैं नर, तो नर में जेड थे गुणसूत्र, और यहां पर लिख लेते हैं मादा पक्षी, तो मादा पक्षी में WZ प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका युग्मक निकाल लेंगे, इसके शुक्राणुओं को निकाल लेंगे, यहाँ जेड हो जाएगा युग्मक, इसका हो जाएगा जेड, इसका हो जाएगा W, इसका हो जाएगा जेड, और करा देंगे क्रॉस। तो क्रॉस कराने पर यहाँ WZ, और इसका इससे कराएंगे तो ZZ, इसका इससे कराएंगे तो WZ, इसका इससे कराएंगे तो ZZ। अब जहां जहां पर ZZ आया है ये नर पक्षी हो जाएंगे, नर शिशु पक्षी हैं, और जहां जहां पर WZ आया है ये मादा शिशु पक्षी हो जाएंगे। इस तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आपको दिखा दें तो देखिए, इस तरीके का डीएनए का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना होगा। ये वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडली मॉडल है या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है। तो ऐसे ही बना करके और सभी नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ देंगे। इसमें एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता, बहुत ही छोटी सी परिभाषा आपको बता देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि शरीर में सभी प्रकार के जो रोगजनक आते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो कवक हो, और इन रोगजनकों तथा उनसे जो विषैले पदार्थ होते हैं उसके दुष्प्रभाव का जो प्रतिरोध करते हैं या उसके दुष्प्रभाव का जो प्रतिरोध करने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो सीधे सीधी बात में रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है या प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है या इम्यूनिटी कहा जाता है। और यह प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो अविशिष्ट होती है,
अविशिष्ट प्रतिरक्षा और दूसरी विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, जो आर्किड का पौधा है ये आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। तो आपको बता दें इनमें पारस्परिक क्रिया कौन सी होगी? सहभोजिता होगी। इनमें सहभोजिता होगी यानी कमेंसलिज्म होगी। इनमें कौन सा संबंध होगा? आर्किड और आम के पेड़ के बीच सहभोजिता का संबंध होगा। और बता दें कि सहभोजिता में होता क्या है कि कोई दो सहभोजी होते हैं जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को इससे ना तो कोई लाभ होता है ना ही हानि होती है। अब देखिए यहां पर आर्किड और आम को समझाना था तो आपको बता दें इसमें आर्किड को तो लाभ हो रहा है, आर्किड को लाभ हो रहा है, लेकिन जो आम है, आम के वृक्ष को ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो अधिपादप जो आर्किड है आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगता है और इनसे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं, यानी कि आम को उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से समझा देंगे। 2 नंबर का है। फिर अगला है एक स्थलीय पारतंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए जो अपघटन चक्र है बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे हरे पादप होते हैं तो ये मान लीजिए हरे पादप हैं, किसी भी प्रकार के पादप हैं और इन हरे पादपों को टिड्डे ने खाया। जो टिड्डा होता है उसने हरे पादप को खाया। हरा पादप क्या होता है? स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। जो टिड्डा है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है और ये उत्पादक होते हैं हरे पादप। और टिड्डे को मेढक खा गया, टिड्डे को मेढक ने खा लिया तो मेढक क्या हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक। और इसके बाद मेढक को सांप ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया तो सांप क्या हुआ? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। और इधर जब सांप की मृत्यु होगी, जब सांप मरेगा तो इसका अपघटन होगा। और इसका अपघटन कैसे होगा? तो सूक्ष्म जीव, इसको सूक्ष्म जीव खा जाएंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपघटन होगा। और इसके बाद अगर यहाँ मेढक मरता है तो भी इसको सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, टिड्डा मरता है तो भी इसको सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, हरे पादप मरते हैं तो भी इसको सूक्ष्म जीव खा जाते हैं। इस तरह से एक स्थलीय पारतंत्र में अपघटन चक्र चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि हरा पादप लगा हुआ है, हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसे टिड्डा या फिर कोई और कीड़ा खाता है और उसको मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप की जब मृत्यु होती है तो उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा खत्म किया जाता है, उसको सूक्ष्म जीव खत्म करते हैं। इसी प्रकार से अगर मेढक यहीं पर मर जाता, सांप ना खाता, तो इसको भी सूक्ष्म जीव खत्म करते, इसको अपघटन करते। टिड्डा मर जाता तो उसको अपघटित करते, हरे पादप खत्म होते हैं तब भी उसको सूक्ष्म जीव ही अपघटित करते हैं। इस तरह से एक स्थलीय पारतंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण बना देना है आपको और आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। जहां से लघु उत्तरीय प्रश्न ये फर्स्ट था जो 2-2 नंबर का होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जहां से सेकंड शुरू होते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें सभी खंड 3-3 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के 4-3 12 नहीं 36 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो लघु उत्तरीय का होता है। तो पहला है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु बीजाणुधानी क्या है और गुरु बीजाणुधानी क्या है, इसमें 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखेंगे। पहले डालेंगे लघु बीजाणुधानी, फिर डालेंगे गुरु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी वास्तव में होती क्या है कि एक पराग कोष की दोनों पालियों में कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक चित्र बना ले पराग कोष की अनुप्रस्थ काट का, इस तरह से। तो ये जो पराग कोष की अनुप्रस्थ काट होती है इसके चारों कोनों पर एक एक करके परागपुट पाए जाते हैं। तो कुल 4 परागपुट होते हैं, इन्हीं को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। और इन लघु बीजाणुधानियों में पराग कणों का निर्माण होता है,
पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। कई सारे इसके नाम होते हैं। और फिर गुर बीजाणुधानी की बात करें तो एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजांड गुर बीजाणुधानी में पाए जाते हैं। यानी कि अगर एक अंडाशय है तो उसमें 1 भी हो सकता है बीजांड, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या अनेक बीजांड हो सकते हैं। या बीजांड को ही गुर बीजाणुधानी कहा जाता है। चाहे बीजांड कहिए, ओव्यूल कहिए, या गुर बीजाणुधानी कहिए, जिनमें गुर बीजाणुओं या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। दूसरा है, इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। जो लघु बीजाणुधानी है, इनमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, और लघु बीजाणु जनन की क्रिया में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। जबकि गुर बीजाणुधानी में गुर बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिसमें बीजांड बनते हैं। फिर अगला है, लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। जो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, उस एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, 4। जबकि जो गुर बीजाणुधानी होती है, एक गुर बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुर बीजाणु बनते हैं, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही शेष रह जाता है। तो एक भ्रूणकोश का निर्माण करता है, शेष तीनों नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर देखिए, चौथे का ख नंबर क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। आपको बता दें कि जो मानव है अथवा जो मनुष्य है, मानव को हो चाहे मनुष्य को हो, ये एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चाहे 23 जोड़ी कहो, चाहे 46 गुणसूत्र कहो, पाए जाते हैं। और इनमें से 22 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। अभी एक जोड़ी बची हुई है, तो ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। और यही लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। अब देखिए कैसे, तो जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र बचे हैं, तो अगर स्त्री की बात की जाए तो स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र हैं। और अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और आपको बता दें कि पुरुष का X जो गुणसूत्र है, ये अंडाणु से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। और अगर पुरुष का Y गुणसूत्र अंडाणु से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इससे ये स्पष्ट होता है, इस क्रॉस से ये स्पष्ट होता है कि लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को नहीं अपितु पुरुषों को देना चाहिए। इसीलिए सही नहीं है, इतना बता देंगे। और इसके बाद पुरुष और स्त्री वाले गुणसूत्र लिख करके क्रॉस बना करके लिंग निर्धारण कर देंगे। फिर अगला है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। एक संकर क्रॉस मेंडल का प्रयोग था। मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने कहा कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक संकर क्रॉस में इन्होंने क्या दिया था, मेंडल ने बताया था कि अगर हम मटर का शुद्ध लंबा पौधा लेते हैं, और ये था शुद्ध लंबा, और मटर का शुद्ध बौना पौधा लेते हैं, ये था शुद्ध बौना, और दोनों के बीच में क्रॉस करवा देते हैं, तो क्रॉस कराने पर जो प्रथम पीढ़ी आती है उसमें संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद यदि इन संकर लंबे पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में क्या आता है कि ये जो शुद्ध लंबा था, जो संकर लंबे थे और जो शुद्ध बौना था, इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में आता है। तो इनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में आता है। अगर फिनोटाइप अनुपात देखें
तो 3:1 होता है। और इसके बाद फिर से क्रॉस करवाया, अब ये कैपिटल टी के बीच में कोई दो पौधे ले लिए क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबे पौधों के बीच में क्रॉस करवाया, और फिर बौने पौधों के बीच में क्रॉस करवाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रभाविता का नियम कहा था कि व्याख्या कीजिए, तो प्रभाविता का नियम तो यहीं तक था, ये एक संकर संकरण पूरा हो जाएगा। इस तरह से एक संकर संकरण को समझाते हुए प्रभाविता को नियम को समझाने के लिए क्या करेंगे कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो यहाँ संकर लंबा पौधा प्रकट हुआ। जो लक्षण प्रकट हो रहा है वो प्रभावी लक्षण, और जो प्रकट नहीं हो रहा है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, और यही प्रभाविता का नियम है। फिर अगला है, डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, और इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको बता दें, जो डीएनए द्विकुंडली है, ये डीएनए के दो जो रज्जुक होते हैं, रज्जुक का मतलब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं, जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, रज्जुक कहो चाहे श्रृंखलाएं कहो, रज्जुक होते हैं, ये क्षार युग्मन में पूरक होते हैं। क्षार युग्मन में पूरक होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एडेनिन है तो इसका पूरक दूसरे पर क्या होगा, थायमिन होगा, और अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो इसका पूरक क्या होगा, साइटोसिन होगा। यानी क्षार युग्मन में पूरक होते हैं और तथा एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। देखो यहाँ पर एडेनिन इधर है तो थायमिन बिल्कुल इसके विपरीत है, ग्वानिन इधर है तो साइटोसिन इसके बिल्कुल विपरीत है, दूसरी दिशा पर है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। इसी लक्षण ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के अर्ध संरक्षी रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इतना लिख देंगे। आप देखिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखना होगा, तो और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं कि इनमें दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं, वगैरह वगैरह लिख करके पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आइए आपको दिखाते हैं कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कहो चाहे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कहो, एक ही बात है। तो मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को यहाँ पर बहुत ही आसान सा जीवन चक्र बना हुआ है, ऐसे ही आप मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बना देंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। जो जैविकी है, जैविकी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। जैविकी का मतलब है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार से हमारी सहायता की है। देखिए आपको बता दें, अगर इसकी सहायता की बात की जाएगी तो जो जैविकी होती है, जैविकी कहो चाहे जीव विज्ञान कहो, इसके अध्ययन से जो संक्रामक रोग होते हैं, देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। तो संक्रामक रोगों के वाहकों का पता चला है या पता चलता है। जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोगों के जो वाहक होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, उनका पता चलता है। और आपको बता दें कि संक्रामक रोग का कारक क्या है, इस चीज का पता चलता है, उनके जीवन चक्र का पता चलता है, जीवन चक्र का पता चलता है। अगला आप बता सकते हैं कि जो रोग वाहक होते हैं, रोग वाहक के नियंत्रण के उपाय पता चलता है। नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, और संक्रामक रोगों को पहचानने में मदद भी मिलती है। इन रोगों को पहचानने में मदद भी मिलती है। तो यही कई सारे लिख देंगे। फिर अगला है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए जैव उर्वरक का मतलब है कि जैविक पदार्थ मिला हो, ऐसे उर्वरक जिसमें जैविक पदार्थ मिला हो। अब जैविक पदार्थ में पादप ले लीजिए,
जंतु ले लीजिए, इनमें से कुछ ना कुछ मिला हो तो उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। अब मान लीजिए जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उर्वरक बनते हैं उसे जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम ले लीजिए, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इसी प्रकार से एजोटोबैक्टर है और क्लास्ट्रीडियम है। इसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनो जो बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो नास्टाक हो, चाहे एनाबिना हो, चाहे आस्लेटोरिया हो, ये क्या करते हैं कि धान के खेतों में उगते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, या फिर मृदा में उगते हैं और नाइट्रोजन का, इस तरह से ये जैव उर्वरक को आपको लिखना होगा। फिर अगला है बैकिलोवायरसिस क्या होता है। बैकिलोवायरसिस किसे कहते हैं, तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु होता है, कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु होता है और ये रोगजनक कीटों को नष्ट करता है। जो रोगजनक कीट होते हैं उनको नष्ट करने के लिए उपयोगी है, रोगजनक कीटों को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। और जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हिंदी में कहें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और इसी तरह से जो FAO है मतलब भोज्य एवं कृषि संगठन जो है, इसने बैकिलोवायरस को, जो बैकिलोवायरस है, इसको पीड़क नाशक के रूप में उपयोग किया है। किस रूप में? पीड़क नाशक के रूप में उपयोग किया है। और PCR, देखिए PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। और आपको बता दें PCR में किया क्या जाता है कि जो DNA होता है इसकी कम समय में कॉपीज बनाई जाती हैं। जो DNA मॉलिक्यूल है इसकी कम समय में अति शीघ्रता से कई सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं, कई सारी कॉपीज बनाई जाती हैं। और इसकी खोज कैरी मुलिस ने की थी, कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। और आपको बता दें कि इसमें टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है प्रतिबंधन एंजाइम। देखिए जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वास्तव में ये एंडोन्यूक्लियेज होते हैं और ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट करते हैं। जो डीएनए होता है उसे स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाते हैं, कट करते हैं। इसे मॉलिक्यूलर सीजर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहते हैं, रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। तो कई सारे इसके नाम होते हैं। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो देखिए जो पादप होते हैं, पादपों को उच्च प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधकता प्रदान करती है, पादपों को उच्च प्रतिरोधकता यह प्रदान करती है। इसी के साथ आप बता सकते हैं कि इससे कई सारे पीड़क प्रतिरोधी फसलों को बनाया गया है जिसमें पीड़क नहीं लगते हैं, कीट प्रतिरोधी फसलों को बनाया गया जिसमें कीट नहीं लगते हैं, और भी कई सारे आप बता सकते हैं। फिर अगला है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। पारजीवी जंतु कहो चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहो, यानी कि जिनके जीन्स को अदला बदली करके या जिनके डीएनए को चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है, उसकी जगह पर किसी दूसरे जीन को डाल दिया गया है, ऐसे जीवों को पारजीवी जंतु कहा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं, जो ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं उन्हें ही पारजीवी जंतु कहा जाता है। और इसमें किया क्या जाता है कि ये अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु होते हैं, यानी कि इनमें किसी विजातीय डीएनए को प्रेषित कर दिया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है। इस तरह से एक नए प्रकार के जंतु बन जाते हैं जिसे पारजीवी जंतु कहा जाता है। आप कहा गया कोई एक उदाहरण दीजिए, तो आप देखिए इसमें सुनहरा धान बता सकते हैं, और जंतु अगर कहा है तो आप बता सकते हैं ट्रांसजेनिक गाय बता सकते हैं जो अधिक दूध देती है, ट्रांसजेनिक मूसक बता सकते हैं, इसी तरह से ट्रांसजेनिक भेड़ बता सकते हैं जो अच्छा ऊन देती है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए उत्पादन एवं अपघटन में। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पादन, इधर लिखेंगे अपघटन, और पहला पॉइंट लिखेंगे हरे पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में
प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव पदार्थ या कार्बनिक सामग्री की मात्रा को उत्पादन कहा जाता है या प्रोडक्शन कहा जाता है। जबकि अपघटन में क्या है, अपघटक जैसे कवक, जीवाणु आदि ये अपघटककर्ता होते हैं। तो अपघटन में क्या होगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, पोषक पदार्थों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को ही अपघटन कहा जाता है। यानी कुछ जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, उसे ही अपघटन कहा जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट है, इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। जो उत्पादन है इसमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है और कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जबकि अपघटन में इसमें रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परजीविता तथा सहभोजता में अंतर। तो देखिए परजीविता क्या होता है, ऋणात्मक अंतः पारस्परिक क्रिया होती है। इसमें कोई दो जीव होते हैं, एक को क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, दूसरे को पोषक कहा जाता है। तो इसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है, जो परजीवी है अपना भोजन पोषक से लेता है। तो इसमें परजीवी को तो लाभ हो रहा है लेकिन पोषक की हानि हो जाती है, इसे ही परजीविता कहा जाता है। जबकि सहभोजिता में क्या होता है, कोई दो सहभोजी होते हैं और ये दोनों सहभोजी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं हर काम में, लेकिन एक सहभोजी को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है, इसे ही सहभोजिता कहा जाता है। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5-5 नंबर के, जो 3 पेज लिखने होंगे। पहला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए इसको दिखा देते हैं। तो देखिए यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए और शॉर्ट ले लीजिए। ऐसे ही आप इसको बना देना और लिख देना, शॉर्ट ले लीजिए। और फिर ये देखिए ये नीचे वाला भी आप शॉर्ट ले लीजिए, इसी का ऐसे ही बना देना। फिर इधर वाला भाग देख लीजिए, ये उसी नर जनन तंत्र का ही शेष भाग है। इसमें सहायक जनन ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, इस तरह से लिखा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जाकर के देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया है। अगर आप ये नहीं करते हैं, अथवा वाला करते हैं, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन, तो आइए इसको भी दिखा देते हैं कि कैसे लिखेंगे। पुष्पी पादपों में जो लघु बीजाणु जनन, तो यहाँ से लघु बीजाणु जनन वाला शुरू है, इसका शॉर्ट ले लीजिए। ये लघु बीजाणु जनन का ही भाग है, इसका शॉर्ट ले लीजिए। फिर देखिए ये लघु बीजाणु जनन का ही चित्र है और इधर भाग है, इसका शॉर्ट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8वां, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए इसको भी दिखा देते हैं। तो देखिए ये आनुवांशिक कूट का प्रश्न यहाँ से शुरू है 8 नंबर का। तो आनुवांशिक कूट क्या है ये लिखा गया है, फिर इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए इसका शॉर्ट ले लीजिए। ये देखिए पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका शॉर्ट ले लीजिए। अब देखिए अगर आप जैव विकास किससे कहते हैं भूवैज्ञानिक कालों में होकर, तो ये हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पादपों। देखिए पादपों की जात विविधता ये है, तो इसकी अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, तो इसमें जैव विविधता किसे कहते हैं और उसकी छाती के कारण ये बताना है। तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण। आइए इसको दिखा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, इसका शॉर्ट ले लीजिए और इस तरह से कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से कर दीजिएगा। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।